लास्ट क्लास में क्या फिनिश कर लिया था हम लोगों ने, प्रीएम्बल को कंप्लीट देख लिया था, प्रीएम्बल के सारे एस्पेक्ट देखे थे, उस पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह भी देख लिए थे, सारे वर्ड्स के मीनिंग वगैरह समझे थे, देखा था प्रीएम्बल क्या होता है, प्रीफेस क्यों बोलते हैं, कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है ना, कितने वर्ड्स उसमें ऐड हुए, सारे वर्ड्स के मीनिंग देखे, उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, तीनों सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स वगैरह देख लिए। तो प्रीएम्बल पे अब जो भी क्वेश्चन आएंगे उम्मीद है कि आप लोग सब उसको सही करोगे। आज हम लोगों को आगे बढ़ते हुए क्या स्टार्ट करना है, क्या लिखा हुआ है, पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स दिए हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अलग अलग कंटेंट मैटर से वो लोग डील करते हैं। तो जो सबसे पहला पार्ट है उसका नाम क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। क्या नाम है पार्ट 1 का, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें दी हुई ना वो किस में दी हुई हैं, आर्टिकल्स के फॉर्म में दी हुई है। भाई आर्टिकल 1 में लिखा है, आर्टिकल 2 में लिखा है, आर्टिकल 3 में। इट्स लाइक भाई हम कोई भी बोलते हैं ना बुक में क्या है, बोले ये कैंटो है, गीता में तो ये कैंटो देख लेना है ना, कि मतलब इस चैप्टर का ये कैंटो, मतलब वो आर्टिकल टाइप है। सो ऐसे ही पॉलिटी में भी क्या दिया हुआ है, पार्ट 1 में कितने आर्टिकल हैं, टोटल 4 आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 1 to 4। अब आर्टिकल को याद करने की जरूरत नहीं है, अपन क्लास में ही समझेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, वो याद हो जाएंगे। ऐसा सभी आर्टिकल्स के लिए ट्रू रहता है। वैसे आर्टिकल याद करना तो इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद होना चाहिए, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स में कौन सा आर्टिकल क्या बोलता है वो हमको एज इट इज याद होना चाहिए। लेकिन फंडामेंटल राइट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और हम उसको इतनी बार पढ़ते हैं कि उसको भी याद करने की जरूरत नहीं रहती है। इनको याद करना पड़ेगी, इनको तो मैंने ही बोल दिया याद करने की जरूरत नहीं है, क्लास में ही सारे के सारे क्या हो जाएंगे, याद। सो पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, है ना। सो सिंपल है, पॉलिटी को पढ़ने का तरीका बड़ा सिंपल रहता है, सीधे आर्टिकल वाइज पढ़ना स्टार्ट कर दो। मेरा तो यही अप्रोच रहता, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 वो क्या बोलता जाता है, आर्टिकल को समझते जाओगे, कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आता जाएगा 1 by 1। बीच में कोई ऐसी चीज दिखेगी तो अपन उसको क्या करेंगे, सेपरेटली डील कर लेंगे। तो सबसे पहले हम किससे शुरू करते हैं, आर्टिकल 1। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका नाम क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो सबसे पहले देखते हैं कि पार्ट 1 क्या बोलता है। तो पार्ट 1 किसके बारे में बात करता है कि इंडिया का नाम क्या है, तो वो क्या बोल रहा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ इट्स स्टेट्स। अब देखना यहां पर 2 वर्ड यूज करें उसने, इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया का नाम क्या है, भारत बोलो या इंडिया बोलो इसका मतलब सेम है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही बता रहा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अभी यूनियन ऑफ स्टेट्स का मीनिंग बताता हूं, पहले समझते हैं कि इंडिया और भारत ये दो नाम क्यों दिए, हिंदुस्तान नाम क्यों नहीं दिया, और भी कई नाम हो सकते थे वो क्यों नहीं दिया। भाई पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे वहां पे डिबेट चली कि नाम इंडिया देना चाहिए या भारत देना चाहिए। इसमें काफी डिबेट थी, कुछ लोग बोले भारत दो, कुछ लोग बोले इंडिया दो, आपस में हो सकता लड़ाई हो जाती है उन लोगों के। तो उससे बचने के लिए नाम क्या दे दिया, इंडिया और भारत, बोले दोनों ही नाम है, जिसका मन करे जो मन करे वो यूज कर सकता है। सो इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब देखना यहां पर उन्होंने वर्ड क्या यूज करा है, यूनियन। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, तो यहां पर लिखा हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है इट ओनली इंक्लूड्स स्टेट्स ऑफ इंडिया। स्टेट्स मतलब यहां पर है प्रोविंसेस, लाइक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये सब क्या है, स्टेट्स, मणिपुर, ये सब क्या है, स्टेट्स हैं, बट नॉट यूनियन टेरिटरीज। तो क्या भारत में यूनियन टेरिटरीज नहीं है, हमारे पास कितने स्टेट्स है, राइट नाउ वी हैव 28 स्टेट्स एंड हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज, 9। सो वी हैव 28 स्टेट्स प्लस 9 यूनियन टेरिटरीज। तो देखो ये जो फ्रेज है ये बोल रहा है यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब 9 कैसे, क्योंकि जम्मू कश्मीर टूटे, जम्मू कश्मीर को ब्रेक किया तो एक तो जम्मू कश्मीर खुद यूटी बन गई प्लस एक लद्दाख बन गया, तो 7 थी तो 2 और जुड़ गई, है ना। तो देखना ये जो फ्रेज है ये यूज कर रहा है यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो इसने स्टेट्स को तो इंक्लूड कर लिया, लेकिन व्हाट अबाउट दीज 9 यूनियन टेरिटरीज, तो ध्यान रहेगा उसके लिए क्या बोलते हैं अब ये। तो देखना यूनियन का मतलब तो होता है केवल स्टेट्स, लेकिन जो एक वर्ड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेरिटरीज, उसका मतलब होता है स्टेट्स एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज। सो कौन ज्यादा ब्रॉड टर्म है, यूनियन या टेरिटरीज, टेरिटरीज, ध्यान रखा, बिकॉज टेरिटरीज इंक्लूड्स बोथ स्टेट्स एज वेल एज यूटीज, है ना। सो ये जो फ्रेज है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल स्टेट्स इंक्लूड है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरीज। तो हम यहां पर बोल सकते हैं टेरिटरीज वर्ड ज्यादा बढ़िया होना था, बोल सकते हैं ना, क्योंकि इट इंक्लूड्स बोथ स्टेट्स एज वेल एज यूनियन टेरिटरी, ध्यान रहेगा, रिमेंबर। अब देखना यहां पर एक चीज लिखी हुई है, हम लोगों ने यहां पर वर्ड कौन सा यूज करा है, यूनियन। अब देखते हैं ये यूनियन का मतलब असलियत में क्या होता है। तो 2 टाइप की पॉलिटी होती है, दोनों टाइप की पॉलिटी को अपन यहां पर ब्लैंक पेज पे समझते हैं। देखो मैं क्या बता रहा था, देखना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा वर्ड हुआ है, वी हैव यूज्ड यूनियन वर्ड, है ना, इंस्टीड ऑफ
एक और वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं वी कॉल इट फेडरेशन। तो अभी देखना, किसी भी देश को गठन करने के दो तरीके होते हैं, एक को बोलते हैं यूनियन और एक को बोलते हैं फेडरेशन। वैसे इंडिया क्या है इनमें से, यूनियन है या फेडरेशन है? इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, लेकिन इंडिया में बहुत सारे फीचर्स किसके भी हैं, फेडरेशन के। अब फेडरेशन का मतलब क्या होता है, तो फेडरेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखना, अमेरिका क्या था, कोई एक अकेला देश नहीं था। अमेरिका में बिफोर इंडिपेंडेंस, अमेरिका भी इंडिपेंडेंट हुआ था फ्रेंच और ब्रिटिशर से, तो इंडिपेंडेंस के पहले वहां पर टोटल कितने स्टेट्स हुआ करते थे, 50। कितने स्टेट्स थे, 50 स्टेट्स हुआ करते थे, जिन पे अलग अलग यूरोपियन पावर्स रूल करती थी। जैसे न्यूयॉर्क का नाम सुना है सबने, तो न्यूयॉर्क, तो यॉर्क टाउन ऑलरेडी था फ्रांस में, उन्होंने नया एक शहर बसाया था, तो जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूयॉर्क। वॉशिंगटन, वहां पर ब्रिटिशर्स रूल करते थे। तो अलग अलग स्टेट्स थे वहां पर, टोटल कितने स्टेट्स थे, 50 स्टेट। जैसे भारत में 565 रियासतें थी, राइट, जिस पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे, तो वैसे ही अमेरिका में कितने स्टेट्स थे, 50 स्टेट्स थे, जहां पे स्पेन, पोर्तुगल है ना, नीदरलैंड्स, ब्रिटिश, फ्रेंच, ये सब क्या करते थे, रूल करते थे। तो इन सारे स्टेट्स ने मिलकर एक डील करी कि इन सबको मिलकर बाहर भगाते हैं। एक्चुअली वो खुद भी यूरोपियंस ही थे, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि अब अपन खुद का एक अलग देश बनाते हैं। सो 50 स्टेट्स ने मिलकर डील करी कि अब अपन क्या बनाएंगे, एक सिंगल नेशन। तो इन्होंने क्या बनाया, संघ। फेडरेशन का हिंदी में मतलब क्या होता है, संघ। तो बोला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स, सारे स्टेट्स ने क्या हो गए, यूनाइटेड हो गए और एक नया नेशन बनाया जिसका क्या नाम दिया, यूएसए। अब देखना, फेडरेशन ऑब्वियसली है, सारे स्टेट्स ने अलग अलग डील करी हुई है अब कुछ ना कुछ, है ना। तो वो सारे स्टेट्स हमेशा डरेंगे, साथ आने से डरेंगे कि हो सकता कोई छोटा स्टेट हो, उसको कोई सप्रेस कर दे, बड़ा स्टेट हो सकता है ना, या बाद में एक बार देश बन गया तो हो सकता है वो छोटे स्टेट्स के पूरे अधिकार छीन जाए या फिर उसको दोबारा राइट ना मिले। तो ये जो फेडरेशन रहती है ना, यहाँ पर जो स्टेट्स रहते हैं, जो प्रोविंसेस रहते हैं, ये कैसे रहते हैं, काफी पावरफुल। पावरफुल का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ पे राज्यसभा होती है, राज्यसभा में कौन होते हैं, स्टेट्स को कहाँ डिनोट करा जाता है, राज्यसभा में। हमारे यहाँ पर राज्यसभा में सीट्स रहती हैं, मध्य प्रदेश की कुछ सीट होंगी, उत्तर प्रदेश की, लेकिन हमारे यहाँ पे सीट रहती है जिसकी जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उसको उतनी ज्यादा सीट्स मिलती हैं राज्यसभा में। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, बिकॉज स्टेट्स आर पावरफुल। तो हर स्टेट को कितनी सीट दी है इन्होंने, 2 सीट दी है। तो टोटल कितनी सीट होंगी वहां की राज्यसभा में, 100 सीट्स। और सारी सीट्स क्या है, सारे स्टेट्स को बराबर पावर दी है। तो यहाँ पर स्टेट्स कैसे रहते हैं, काफी पावरफुल। कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली हमेशा यहाँ पर कैसा मिलेगा आपको, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा। कैसा कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा। क्यों रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा, क्योंकि सारी चीजें उन्होंने लिख के डील करी है। क्योंकि सारे स्टेट्स, अब भाई आप सब अलग अलग देश के राजा थे, सबने मिलके बोला कि चलो एक कॉमन कंट्री बनाते, तो क्या बोलोगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया हो सकता है, जो भी तुम लोगों को बनाना हो। तो यहां पर क्या हुआ, स्टेट्स काफी पावरफुल थे। अब देखना, स्टेट्स पावरफुल थे, हो सकता है बाद में यूनियन उनकी पावर ले ले, है ना, हो सकता है ना कि बाद में कंट्री पावरफुल हो गई, आर्मी है, स्टेट्स को दबा दे, हो सकता है कि नहीं ऐसा। तो इन्होंने उससे बचने के लिए क्या बोला, इनको क्या चाहिए साथ में, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। क्या चाहिए इनको, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब यहां पर देखना, यूएसए में क्या चलता है, आपके पास ड्यूअल सिटीजनशिप रहती है। कैसी सिटीजनशिप रहती है, ड्यूअल सिटीजनशिप। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आप कहां रहते हो, फॉर एग्जांपल आप रहते हो कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया वहां का क्या है, स्टेट है। सो एक सिटीजनशिप तो आपको कहां की मिलेगी, कैलिफोर्निया के, और दूसरी सिटीजनशिप आपको कहां की मिलेगी, यूएसए की। सो यू हैव ड्यूअल सिटीजनशिप, कैलिफोर्निया एज वेल एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ध्यान रहेगा। अब यहां पर अगर मान लो कैलिफोर्निया को पसंद नहीं आ रहा है कि मुझे यूएसए से बाहर जाना, तो क्या वो जा सकता है, आंसर इज यस, बिकॉज हियर स्टेट्स आर पावरफुल। और इतने पावरफुल, लोगों ने बोला कि क्या हो अगर हमको गन से मारने लग गए, तो लोगों को गन रखने का भी अधिकार दिया। अमेरिका में कितने लोग रहते हैं, अराउंड 30 करोड़, और कितनी लाइसेंसी बंदूक है लोगों के पास, आर्मी के पास नहीं, लोगों के पास 32 करोड़। मतलब वहां पर लोगों को बंदूक रखने का भी अधिकार दिया कि अगर आपको बाहर जाना है, रिवोल्ट करना है, तो आप कंट्री से एग्जिट हो सकते हो। ध्यान रहेगा। सो यहां पर इसके कुछ फीचर समझ में आए। फेडरेशन के क्या है, स्टेट्स पावरफुल होते हैं, सबकी बराबर सीट होती है राज्यसभा में, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। अब देखना कहां पर भाई, लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, लॉ बनाना। लॉ कौन बना सकता है, देखो सेंटर लॉ बना सकती है, बोलो हाँ, हमारे यहाँ पार्लियामेंट मोदी जी लॉ बनाते हैं। स्टेट्स भी लॉ बना सकते हैं, बोलो हाँ, हाँ स्टेट्स भी लॉ बना सकते हैं। सो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ पर एक शेड्यूल है जिसको हम वी कॉल इट 7th शेड्यूल। क्या बोलते हैं हम उसको, 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में लिस्ट बना दी है, क्या बना दी है, लिस्ट बना दी है कि बोले 7th शेड्यूल में उन लोगों ने क्या किया है, लिस्ट बना दी है कि कौन से सब्जेक्ट पे कौन लॉ बनाएगा।
समझ में आ रहा है कि जैसे अगर मैंने बोला एग्रीकल्चर, तो बोला एग्रीकल्चर किसका सब्जेक्ट है, तो बोला एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, तो एग्रीकल्चर पे कौन लॉ बनाएगा, स्टेट। अगर मैंने बोला डिफेंस, डिफेंस कैसा सब्जेक्ट है, तो बोले वो कौन सी लिस्ट में आता है, सेंटर, तो वहां पर कौन लॉ बनाएगा, सेंटर। सो ऐसी 3 लिस्ट बनाई गई, कितनी लिस्ट, 3 लिस्ट बनाई गई। एक को बोला यूनियन लिस्ट, क्या बोला, यूनियन लिस्ट, एक को बोला स्टेट लिस्ट, और तीसरी को बोला कॉनकरेंट लिस्ट, क्या बोला, कॉनकरेंट लिस्ट। तो देखो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स में कौन लॉ बनाएगा, सेंटर। स्टेट लिस्ट में कौन बनाएगा, स्टेट, सिर्फ स्टेट बनाएगा। और कॉनकरेंट में कौन बनाएगा, दोनों बनाएंगे। लेकिन अगर कॉनकरेंट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट था और अगर उस पे स्टेट ने लॉ बना दिया, क्योंकि वो बना सकता है, लेकिन अगर सेंटर ने भी लॉ बना दिया तो फिर किसका लॉ प्रिवेल करेगा, सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा और स्टेट का लॉ नेग्लिजिबल हो जाएगा। ध्यान रहेगा। अब देखना कॉन्स्टिट्यूशन तो कब बना था, 1950, 26 नवंबर 1949, ये 26 जनवरी 1950। उस समय क्या सारे सब्जेक्ट थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं साइबर क्राइम की बात करूं तो उस समय साइबर क्राइम किसी को पता होगा क्या, नहीं। सो उसके बाद बोला कि भाई ऐसे सब्जेक्ट जो अभी हमको नहीं पता है, जो ना यूनियन में है, ना स्टेट में, ना कॉनकरेंट में, उनको कहां रखो, तो बोले उनको कहां रख दो आप, तो कहां रखो, रेसिडुअरी में। कहां रख दो, रेसिडुअरी। रेसिडुअरी मतलब जो बचे कुचे सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो देखना अब यूएसए में कौन ज्यादा पावरफुल है, स्टेट्स, तो ज्यादातर सब्जेक्ट्स कहां रखे होंगे, स्टेट लिस्ट में। क्या वहां पर कॉन्करेंट लिस्ट में यूनियन ओवर पावर कर पाती होगी सेंटर को, नहीं। और वहां पर रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स किसके पास होते होंगे, स्टेट्स के पास। लेकिन इंडिया तो किसका एग्जांपल है, यूनियन। इंडिया हमारा कहां बैठा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या बोलता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अब यूनियन का मतलब समझो, हमारे यहाँ पे कौन ज्यादा पावरफुल है, सेंटर इज द मोर पावरफुल। सो हमारे यहाँ पे यूनियन लिस्ट में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, बोल सकते हैं डिफेंस, है ना, जो भी चीजें कम्युनिकेशन वगैरह, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कहाँ है, यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट भी है लेकिन यूनियन लिस्ट में सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लॉ बना सकते हैं, सेंटर भी और स्टेट भी। लेकिन अगर दोनों ने लॉ बना दिए तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा, सेंटर का, बिकॉज इन इंडिया सेंटर इज मोर पावरफुल। और रेसिडुअरी सब्जेक्ट जो उस समय नहीं थे वो किसको मिले होंगे, सेंटर को या स्टेट को, दैट बिलोंग्स टू सेंटर इन इंडिया। और ये कहां मिले होंगे, यूएसए में किसको मिले होंगे, स्टेट्स को, क्योंकि फेडरेशन में कौन इंपॉर्टेंट रहता है, स्टेट्स। ध्यान रहेगा। सो यार स्टेट्स आर मोर पावरफुल एंड इन यूनियन, हाँ, सेंटर इज मोर पावरफुल। हाँ, यूएसए में जो स्टेट्स हैं उनकी अलग आर्मी भी होती होगी। स्टेट्स के पास नहीं, देखो स्टेट्स की आर्मी वगैरह तो नहीं होती, लेकिन वहां के लोगों को गन लॉज इसलिए दिया है, गन लॉ भी बहुत स्ट्रांग है वहां पर। गन लॉज इसलिए दिए कि अगर इन केस आप चाहो कि रिवोल्ट करना तो आप रिवोल्ट भी कर सकते हो। वहां पर यूनियन को बहुत लिमिटेड पावर्स हैं, वहां पर स्टेट्स ज्यादा पावरफुल हैं। स्टेट्स हैं तो स्टेट्स देखो अलग अलग स्टेट्स हैं। हमने गवर्नर, हमारे यहाँ पे भी गवर्नर होते हैं ना, स्टेट गवर्नर, वो हमने कहां से कॉपी किया है, यूएसए से। यूएसए में कितने स्टेट्स थे टोटल, 50। अब स्टेट्स भी तो अलग अलग इंडिपेंडेंट यूनिट जैसे ही वर्क कर रहे हैं, सो उनको भी गवर्न करने के लिए उनका भी कोई हेड होना चाहिए ना, तो वहां पर गवर्नर चलते थे। और हमने गवर्नरशिप कहां से कॉपी करी है, यूएसए से। ध्यान रहेगा। अब देखना ऐसा नहीं है, इंडिया में कुछ चीजें देखना। अब इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूनियन की तो हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेट्स क्या है, कम पावरफुल है, सेंटर इज मोर पावरफुल। सो इंडिया क्या बन गया, यूनियन। लेकिन इंडिया में जुडिशरी कैसी है, इंडिपेंडेंट। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहां पर भी है। सो इंडिया में कुछ प्रोविजंस यूनियन के हैं और कुछ प्रोविजंस फेडरेशन के हैं। सो वी कॉल द इंडियन पॉलिटी एज क्वासी फेडरल। क्या बोलते हैं हम इसको, क्वासी फेडरल। क्या बोलते हैं हम इसको, क्वासी फेडरल, बिकॉज इट हैज borrowed some feature from union and some features from federation. So it has feature of both union as well as federation. union का मतलब समझ में आया, फेडरेशन का मतलब समझ में आया, इजी है, किसी को कोई डाउट? हाँ सर, जैसे आपने बताया फेडरेशन में स्टेट्स चाहता है तो वो अलग हो सकता है। हाँ, ये फिर मतलब यूनियन के हमारे यहाँ हो सकते हैं क्या स्टेट्स अलग, क्योंकि हम तो क्या है, यूनियन। इसका मतलब है हमारे यहाँ जितने सेसेशनिस्ट मूवमेंट चल रहे हो, चाहे वो खालिस्तानी हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्टर्न के मूवमेंट है, वो सब क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक इलेजिटिमेट और इलीगल, बिकॉज यहां पर स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द सेंटर। क्या हमारे यहाँ पे किसी को ऐसे गन लॉज दिए, मध्य प्रदेश कल बोले हमको पसंद नहीं आ रहा तो क्या हम भारत छोड़ के जा सकते हैं, नहीं। सो यहां पर हम लिख सकते हैं यूनियन में, इसको नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं कि देखो यहां पर अपन ने क्या लिखा था, वी हैव रिटन यूनियन एंड हियर वी हैव फेडरेशन। जल्दी से बताओगे यूनियन में मैं क्या लिखूं, यूनियन में हु इज मोर पावरफुल, सेंटर इज मोर पावरफुल। तो पहला पॉइंट मैंने लिख दिया दैट हियर वी हैव सेंटर इज मोर पावरफुल, है ना। फिर यहां पर सिंगल सिटीजनशिप रहती है, बोल सकते हैं
लाइक आप लोगों को सिटीजनशिप 2 मिली हुई है कि आप मध्य प्रदेश के भी हो और भारत के भी हो, नहीं, आप सिर्फ सब क्या हो, भारतीय नागरिक हो, यू हैव सिंगल सिटीजनशिप। यहां पर क्या लिखूंगा मैं, हियर स्टेट्स आर मोर पावरफुल, स्टेट्स मतलब प्रोविंसेस, स्टेट्स आर मोर पावरफुल, है ना। फिर कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुई है क्या चीज यहाँ पर, ड्यूअल सिटीजनशिप, हाँ क्या नहीं हुआ है, स्टेट्स में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुई जैसे अपने इंडिया में। बिल्कुल होती होगी वहां पर, बिल्कुल होती है, गन लॉज भी स्ट्रांग है इसलिए। तीसरा, हमारे यहाँ पर क्या स्टेट्स बाहर जा सकते हैं देश छोड़ के, क्या इनने कोई एग्रीमेंट किया है, हमने कोई संघ बनाया है, नहीं, हम तो ऑलरेडी थे। सो स्टेट्स हैव, क्या लिखूं, नो राइट टू सिसीड, मतलब अलग हो जाना, टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन। क्या स्टेट्स अलग जा सकते हैं यूनियन को छोड़ के, आंसर इज नो। हियर स्टेट्स हैव राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन, ध्यान रहेगा, ये इजी है। अब देखना, राइट टू सिसीड, हमारे यहाँ राइट टू सिसीड है क्या, तो कोई मांग करता अलग राज्य बनाने की, अलग देश बनाने की, तो सब ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, इलेजिटिमेट। तो चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो खालिस्तानी हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न हो, ऑल आर इलीगल एंड इलेजिटिमेट। और यहां पर वो इलीगल या इलेजिटिमेट कहलाएंगी, नहीं, क्यों, बिकॉज दे हैव राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन। यहां पर रेसिडुअरी पावर्स किसको दी गई हैं, रेसिडुअरी पावर्स मतलब जो कहीं पे नहीं लिखे थे और जो इश्यूज बाद में इमर्ज कर रहे हैं फ्यूचर में, जैसे साइबर क्राइम एक नया सब्जेक्ट है, सो ऑटोमेटिक किसको मिल जाता है, रेसिडुअरी पावर लाइज विद द यूनियन या फिर सेंटर। और हेयर रेसिडुअरी पावर्स लाई विद द, बोलो, रेसिडुअरी पावर लाई विद द स्टेट एंड इंडिया इज मिक्स ऑफ बोथ। अब देखना यहां पर इसका एक फीचर और होता फेडरेशन का, क्या होती है यहां पर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है कि नहीं, यहां पर होती है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा यहां पर, हमेशा ऑलवेज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, ब्रिटेन के केस में मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन मे और मे नॉट बी रिटन। जैसे इंडिया के केस में कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन, ब्रिटेन के केस में कैसा है, अनरिटन, तो कैसा भी हो सकता है, ध्यान रहेगा। अब इंडिया दोनों का क्या है, मिक्स है, तो हम इंडिया को क्या बोलते हैं, और इसके बीच में क्या आ जाता है, क्वासी फेडरेशन, ध्यान रहेगा। क्योंकि देखो इंडिया में क्या है, हु इज मोर पावरफुल, सेंटर, तो ये तो हमने यहां से लिया है ना। फिर सिंगल सिटीजनशिप, ये भी हमने यहां से लिया है। स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड, ये भी हमने यहां से लिया है। रेसिडुअरी पावर किसके पास है, यूनियन के पास, ये भी हमने यहां से लिया है। हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, वो तो इसमें लिखा मे और मे नॉट, सो वी हैव इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वी हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां के तो बहुत सारे प्रावधान लिए हमने, लेकिन यहां के देखो कौन से लिए, स्टेट्स आर मोर पावरफुल, नहीं लिया, ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं ली, स्टेट्स हैव राइट टू सिसीड नहीं लिया, रेसिडुअरी पावर विद द स्टेट्स नहीं लिया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी यस, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यस, राज्यसभा में इक्वल रिप्रेजेंटेशन, यहां पर क्या होता है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा या फिर जिसको हम बोलते हैं अपर हाउस। क्रैश कर रहा है यार ये, पर ये समझ में आ गया, यूनियन और फेडरेशन के बीच का डिफरेंस सभी को समझ में आ गया है ना। ठीक है, इसको बंद करके एक बार मैं चालू कर लेता हूं। यूनियन और फेडरेशन में सभी को डिफरेंस समझ में आया है ना। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, टेरिटरीज ऑफ इंडिया इंक्लूड्स बोथ स्टेट एज वेल एज यूटीज, ध्यान रहेगा। और याद रखना है हमको कि जो वर्ड फेडरेशन है ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज नहीं हुआ है। सो रिमेंबर द वर्ड फेडरेशन हैज नोवेयर बीन यूज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने वर्ड फेडरेशन को यूज क्यों नहीं किया, कारण क्या था, क्योंकि हमने क्या बनाना चाहा, भारत को यूनियन, लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ फीचर तो फेडरेशन के भी थे अमेरिका के जैसे, तो फिर हमने वर्ड यूनियन को ही क्यों प्राथमिकता दी, क्योंकि देखो उस समय देश नया नया बन रहा था। सो फेडरेशन वगैरह वर्ड ला सकते थे क्या, अदरवाइज स्टेट्स क्या करते, सिसीड हो जाते, क्योंकि जैसे तैसे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको साथ में लाया था, राइट। सो उस समय ये बाहर होने वाले तत्व ज्यादा थे, बोल सकते हैं ना। फिर सब क्या डिमांड करने लगते हैं, इंडिपेंडेंस। तो फिर कंट्री एक हो पाती क्या, यूनियन बन पाता क्या, एक राज्य हो पाता क्या। और अगर फेडरेशन लिख देते देन स्टेट्स विल हैव राइट टू सिसीड, बोल सकते हैं, बाहर जाने का अधिकार मिल जाता, तो फिर तो कहीं ना कहीं मूवमेंट चलाते ही रहते हैं। अब एक सवाल और आता है कि यूनियन टेरिटरीज, जैसे दिल्ली वाले बोलते हैं हमको स्टेट बना दो, स्टेट बना दो, तो यूनियन टेरिटरी क्यों बना के रखते हैं, वहां पर क्यों नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर, चीफ मिनिस्टर वगैरह प्रॉपर क्यों नहीं बना देते हैं। यूनियन टेरिटरीज ऐसी लोकेशन होती है जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अंडमान निकोबार, सबने देखा है कहाँ है,
कंट्री से, मेन लैंड से काफी दूर है, इंडोनेशिया के ज्यादा पास है कंपेयर टू इंडिया, बोल सकते हैं। कल को मान लो वहां पर एक अपन ने आजाद सरकार बना दी, जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की चल रही है, वहां पर अपन ने बना दी, तो हो सकता है बाद में वो पुलिस उलिस करके रिवोल्ट करके अलग हो जाए, या लक्षद्वीप में बना दी, हो सकता है ऐसा हो जाए, हो सकता है ना ऐसा। तो जो नई नई टेरिटरीज रहती हैं जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, या फॉर एग्जांपल जैसे लेह लद्दाख हो गया, बॉर्डर एरियाज है ना, पहले हिमाचल भी यूटी हुआ करती थी, लेकिन बाद में समझ में आ गई ठीक है हिमाचल अब स्टेबल हो गया, तो उसको फिर क्या बना दिया, स्टेट। तो धीरे धीरे फिर क्या करते हैं, उनको स्टेटहुड की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि दिल्ली को क्यों नहीं बनाया अभी तक, दिल्ली को स्टेट क्यों नहीं बनाया? वो तो स्टेट की मांग कर रहा है ना अरविंद केजरीवाल कब से, तो फिर स्टेट क्यों नहीं बना देते दिल्ली को? क्या रीजन है उसके पीछे? देखो, यूनियन टेरिटरी का मतलब उसको कौन कंट्रोल करेगा? सेंटर। उसके लिए सारे लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और पार्लियामेंट में कौन चलता है? सेंटर। अगर दिल्ली को स्टेट बना दिया तो अब पूरी जमीन किसकी हो जाएगी? राज्य सरकार की। तो अगर केंद्र को कोई बिल्डिंग भी बनाना है तो उसको किससे परमिशन लेना पड़ेगी? राज्य सरकार से। तो फिर वो देगी क्या? नहीं। तो फिर ये क्या हो जाएंगे? इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। इसलिए दिल्ली को आज भी क्या बना के रखा है? यूटी बना के रखा है। ध्यान रहेगा, कैपिटल भी है वो, है ना। स्टेट्स इन इंडिया, स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन। ध्यान रहेगा। अब जो मैंने बताया कि यूनियन बड़ा वर्ड है या टेरिटरीज? टेरिटरीज इज अ बिगर वर्ड, वाइडर नोशन। सो टेरिटरीज इंक्लूड्स व्हाट? टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, सारे के सारे स्टेट्स आ जाते हैं, यूनियन टेरिटरीज आ जाती हैं, प्लस टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय इंडिया। टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय इंडिया का मतलब क्या? देखो, टेरिटरीज में स्टेट्स आते हैं, हाँ, यूटी आती है, हाँ, प्लस अगर मान लो जैसे गोवा पहले हमारे पास था क्या? पहले वो पोर्तुगल सेटलमेंट था, हमने उनसे छीन लिया वो। सो अगर उसको छीन लिया तो वो भी अब भारत का पार्ट बन गया। सो इट ऑल्सो इंक्लूड्स टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय इंडिया। जैसे फ्रेंच पौंडीचेरी, वो फ्रेंच सेटलमेंट था, उसको वापस लिया हमने, सो वो भी अब किसका पार्ट बन गया? इंडिया का। सो टेरिटरीज इंक्लूड स्टेट्स, यूटीज प्लस टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय इंडिया। अब देखना, ये जितनी भी चीजें हैं, स्टेट्स हैं, यूटी हैं, कितने स्टेट्स हैं? अभी जैसे तिलक ने मुझे करेक्ट किया, 28 स्टेट्स प्लस 8 यूटीज, क्योंकि दमन एंड दीव और नागरा हवेली क्या हो गए? मर्ज हो गए, तो वापस 8 हो गए। 9 थे पहले, वापस 8 हो गए। तो इन सबके नाम कहां दिए हुए हैं? तो इन सबके नाम कहां दिए हुए हैं? शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रहेगा, कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूटीज हैं, अगर ये एग्जैक्टली पता करना है तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा शेड्यूल उठा लो? शेड्यूल 1। वहां पर क्या मिल जाएंगे आपको? नेम्स ऑफ स्टेट्स, यूटीज प्लस टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय यूनियन ऑफ इंडिया। इजी है। पहले आर्टिकल में किसी को डाउट है? पहला आर्टिकल क्या बोलता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन, फेडरेशन, सब में दोनों में डिफरेंस भी बता दिया, है ना। अब दूसरा आर्टिकल क्या बोल रहा है, जल्दी से पढ़ो। पार्लियामेंट कैन एडमिट और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। पार्लियामेंट क्या कर सकता है? एडमिट कर सकता है, और स्टैब्लिश मतलब बना सकता है क्या? न्यू स्टेट्स। व्हाट डज इट मीन? तो कॉन्स्टिट्यूशन हमको सीधे सीधे बता रहा है, एक सिंपल बात बता रहा है कि हु हैज द पावर टू एडमिट और एस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट? द पावर इज वेस्टेड विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्या सुप्रीम कोर्ट बना सकती है? नहीं। क्या स्टेट बना सकते हैं? नहीं। ये पावर एक्सक्लूसिवली किसको दी हुई है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्या मोदी जी खुद से बना सकते हैं? नहीं। द पावर लाइज विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट में जिसकी मेजॉरिटी है उसको लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास कराना पड़ेगा, प्रेसिडेंट की सिग्नेचर करवाना पड़ेंगे, तभी आप कोई भी नया स्टेट क्या कर सकते हो? एडमिट या फिर स्टैब्लिश। अब देखना, ये बात कर रहा है एडमिट और स्टैब्लिश, आगे क्या लिखा हुआ है? न्यू स्टेट्स। व्हाट डज न्यू स्टेट मीन? न्यू स्टेट का मतलब क्या है? मतलब ऐसी टेरिटरी दैट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज अर्लियर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। फॉर एग्जांपल गोवा, पौंडीचेरी, क्या ये पहले भारत का हिस्सा थे? नहीं। सो पार्लियामेंट के पास पावर है नए स्टेट को बनाने की। नया स्टेट मतलब दैट वर अर्लियर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, लाइक वी हैव एडमिटेड फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ पौंडीचेरी, पोर्तुगीज सेटलमेंट ऑफ गोवा, दमन एंड दीव, सिक्किम। तो ये सब हमने क्या किया है? जो पार्ट नहीं थे इंडिया का, और उनको क्या कर लिया है? एडमिट कर लिया है। सो ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ध्यान रहेगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द पावर विद इन द पार्लियामेंट फॉर एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। तो ये न्यू वर्ड को ध्यान रखोगे। तो ये देखना, ये बाहर के नए राज्य को मिलाने की बात कर रहा है। कौन? आर्टिकल 2। अब आर्टिकल 3 भी देख लें। आर्टिकल 3 क्या बोल रहा है? अब पार्लियामेंट के पास पावर है नया स्टेट बनाने की या एडमिट करने की, स्टैब्लिश करने की। अब पार्लियामेंट को एक और पावर दे रखी है, देखना, डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। न्यू स्टेट्स तो कर सकता है, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, एरियाज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। अब पार्लियामेंट और क्या कर सकता है? नया स्टेट बनाने का तरीका, या तो हम जैसे गोवा को छीन के ले आए, पौंडीचेरी को लेके आ गए, ये नया स्टेट बन गया हमारे पास गोवा।
दूसरा और तरीका भी है नया स्टेट बनाने का, मध्य प्रदेश से तोड़ के क्या बना दो, छत्तीसगढ़। सो अगेन दिस पावर ऑल्सो लाइज विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये पावर भी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। सो पार्लियामेंट नए स्टेट दो तरीके से बना सकता है, या तो कोई बाहर की टेरिटरी को एक्वायर कर ले या फिर इंटरनल रीएडजस्टमेंट कर दे। सो आर्टिकल 3 टॉक्स अबाउट इंटरनल रीएडजस्टमेंट। ध्यान रहेगा, ये किसके बारे में बात करती है, इंटरनल रीएडजस्टमेंट। मतलब ये एग्जिस्टिंग स्टेट्स में क्या करने की बात कर रही है, चेंजेस। द स्टेट्स विच आर पार्ट ऑफ इंडिया, उसमें ये क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। जैसे किसको अलग किया, मध्य प्रदेश से किसको अलग किया, छत्तीसगढ़। बिहार से किसको अलग किया, झारखंड। ध्यान रहेगा, उत्तर प्रदेश से किसको अलग किया, उत्तराखंड, है ना, इजी है ये सारी चीजें। और किसको किससे अलग किया, पंजाब से किसको अलग किया, पंजाब हरियाणा, और वहां पर एक यूटी भी बना दी गई, चंडीगढ़। तो बोले चंडीगढ़ को यूटी बनाने की क्या जरूरत थी, क्या वो लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, आंसर इज नो। लेकिन पहले एक पेप्सू नाम का स्टेट हुआ करता था, क्या नाम था उसका, पेप्सू। उससे अलग बनाया पंजाब और एक बनाया हरियाणा। जो पंजाबी स्पीकर थे उनके लिए बना दिया पंजाब, और हरियाणवियों के लिए, जाटों के लिए क्या बना दिया, हरियाणा। पर दोनों की कैपिटल उस समय कहां हुआ करती थी, चंडीगढ़ में। तो सवाल उठा कि अब चंडीगढ़ किसको मिलेगा, पंजाब को या हरियाणा को। सो क्या डिसाइड हुआ कि वो किसी को नहीं मिलेगा। पंजाब की भी कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। हरियाणा की भी कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। तो पंजाब और हरियाणा की तो कैपिटल बन गई, लेकिन जो खुद चंडीगढ़ के लोग हैं उनका क्या होगा, तो बोले उनकी भी कैपिटल है, वो यूटी भी बना दिया। सो एक ही बिल्डिंग है जिसको कैपिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ली कोर्बुजियर ने उसको बनाया था। वहीं पे पंजाब सरकार भी बैठती है, बगल में हरियाणा सरकार भी बैठती है, और दिल्ली में पार्लियामेंट से चंडीगढ़ के लिए लॉ भी बनते हैं। तो चंडीगढ़ को क्यों बनाया, यूटी समझ में आया। यूटी हमेशा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन रहती है, बस ये ध्यान रखना है। तो चंडीगढ़ भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में लड़े ना। जैसे अभी फिर सवाल उठ रहा था कि जैसे आंध्र प्रदेश से किसको अलग किया, तेलंगाना। सो अगेन क्वेश्चन अराइजेस, हैदराबाद बिलोंग्स टू हुम। लेकिन हैदराबाद अगर मैप में देखोगे तो तेलंगाना के बीचों बीच है, वो बोल सकते हैं हम। तो क्या वो हैदराबाद आंध्र प्रदेश को दे सकते थे, आंसर इज नो। क्या वो बॉर्डर पे था, नहीं था। चंडीगढ़ तो ध्यान से देखो, दोनों की बॉर्डर पे, हरियाणा और पंजाब की बॉर्डर पे है चंडीगढ़, दिखाई दे रहा है मैप में सबको, हाँ। लेकिन क्या हैदराबाद बॉर्डर पे था, आंसर इज नो। सो कुछ समय के लिए आंध्र प्रदेश को बोला कि आप कुछ समय के लिए अपनी राजधानी कहां से चला लो, हैदराबाद से, और धीरे धीरे अब आप अपनी नई कैपिटल डेवलप कर लो, दैट इज अमरावती। ध्यान रहेगा। सो आंध्र प्रदेश को वो फैसिलिटी नहीं मिली, अब वो अपनी नई कैपिटल बना के शिफ्ट हो गया है। इजी है ये सारी चीजें। तो देखना, आर्टिकल 3 किसके बारे में बात कर रहा है, डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री एरियाज और द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। अब देखना पार्लियामेंट क्या कर सकता है, या तो किसी स्टेट को तोड़ सकता है ना, तो नया स्टेट बन जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश को क्या तो करा, छत्तीसगढ़ से तोड़ दिया। या तो वो दो स्टेट्स को मर्ज करके नया स्टेट बना दे, बोले अब से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश एक ही स्टेट है, तो भी नया स्टेट बन जाएगा, है ना। तो ये क्या कर रहा है, या तो किसी पार्ट को या दो स्टेट को तोड़ के या उनको मर्ज करके नया स्टेट बना सकता है। ध्यान रहेगा। और ये कैसे करना पड़ेगा पार्लियामेंट को, बाय लॉ। लॉ मतलब मन से करेगा क्या पार्लियामेंट, नहीं, पहले एक बिल पेश होगा, प्रस्ताव आएगा, और फिर क्या होगा, उस बिल को पास कराना पड़ेगा, लॉ बनेगा, उसके बाद ही ये सारी प्रोसेस हो पाएगी। सो क्या हो सकता है, देखो, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय, नया स्टेट कैसे बन सकता है, या तो आप दो या दो से ज्यादा स्टेट्स को मर्ज कर दो। बोला कि चलो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तीनों को मिला के एक ही स्टेट बना दो, ये हो सकता है, हाँ हो सकता है। सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया, है ना। या फिर यूनाइटिंग, अब जरूरी नहीं है कि पूरे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जोड़ो, बोला महाराष्ट्र से कुछ टुकड़ा काट लो, मध्य प्रदेश से कुछ टुकड़ा काट लो और एक नया स्टेट बना दो, वो भी कर सकते हैं। सो यूनाइटिंग एग्जिस्टिंग टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। ध्यान रहेगा। अब पार्लियामेंट बाय लॉ क्या क्या कर सकती है, नया स्टेट बना सकती है, आंसर इज यस। हमने देख लिया बना सकती है, बिकॉज दिस पावर लाइज विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इंक्रीज और डिक्रीज एरिया ऑफ एनी स्टेट कर सकती है ना। अगर नया स्टेट बनेगा, मध्य प्रदेश का एरिया डिक्रीज हो गया, बोल सकते हैं, है ना। और अगर बड़ा स्टेट बनाती, मान लो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को दोबारा जोड़ दे, तो इंक्रीज भी हो जाएगा एरिया। सो पार्लियामेंट कैन इंक्रीज और डिक्रीज एरिया ऑफ स्टेट। अल्टर द बाउंड्री ऑफ स्टेट, बाउंड्रीज में तो चेंजेस होंगे अगर ये सब काम होगा तो। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, इवन नाम भी क्या हो सकती है, बदल सकती है। जैसे उत्तरांचल का नाम क्या कर दिया, उत्तराखंड। उड़ीसा का नाम क्या कर दिया, उड़ीसा। ध्यान रहेगा। अब जैसे वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर क्या बोल रही कि उसका नाम आप वेस्ट बंगाल मत करो, उसका नाम क्या कर दो, बंगाल कर दो। लेकिन वो राज्य सरकार कर सकती है क्या, नहीं। दैट पावर लाइज विद द पार्लियामेंट। ध्यान रहेगा। सो पार्लियामेंट कैसे कर सकती है सब कुछ, लॉ बना के। ध्यान रहेगा, इजी है। आर्टिकल 2 टॉक्स अबाउट एडमिटिंग न्यू स्टेट दैट वर नॉट अर्लियर पार्ट ऑफ इंडिया।
आर्टिकल 3 टॉक्स अबाउट इंटरनल रीएडजस्टमेंट, है ना, और ये सारी पावर किसको दे दी है, बोले पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब पार्लियामेंट कैसे करेगी ये सारी चीजें, बाय लॉ बनाना पड़ेगा उसको। सो लॉ बनाने की कुछ प्रोसीजर है। सबसे पहले क्या है कि बिल पेश करना पड़ेगा। बिल मतलब कि भाई एक पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट मतलब क्या होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स बैठते हैं जिनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, वही मिलकर डिसीजन लेते हैं। तो भाई मान लो मैं चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल का नाम बदल के क्या हो जाए, बंगाल, तो मैं एक मेंबर हूं, तो मैं एक प्रस्ताव रखूंगा इन द फॉर्म ऑफ बिल कि भाई मेरा प्रस्ताव है। अब पार्लियामेंट में तो 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। अब बोले कहां बिल पहले रखना है, बोले कहीं भी रख दो, चाहो तो लोकसभा में रख दो, चाहे तो राज्यसभा में। मान लो मुझे कहां का मेंबर बनाना चाहते हो, लोकसभा का। सो मैं कहां का मेंबर हूं, आई एम द मेंबर ऑफ लोकसभा, तो मैं बिल को कहां रखूंगा, लोकसभा में। अब लोकसभा में जितने भी मेंबर हैं, जितने मेंबर प्रेजेंट है, भाई लोकसभा की स्ट्रेंथ तो कितनी है, 545, लेकिन इसमें से कुछ मक्कार आते ही नहीं है। उस दिन जब मैंने बिल रखा सिर्फ कितने लोग आए थे, 500। तो बोले 500 का आधा कितना होता है, 250। तो बोले आधा प्लस 1 मतलब कितनी मेजोरिटी लग रही है, 50% प्लस 1 बोल सकता हूं मैं। सो दिस इज सिंपल मेजोरिटी। सो वो बिल मुझे कैसे पास कराना पड़ेगा, थ्रू सिंपल मेजोरिटी। सो जो मैंने बिल रखा है, मेरा प्रस्ताव रखा है, वो कैसे पास कराऊंगा मैं, थ्रू सिंपल मेजोरिटी। अगर मान लो 545 की जगह 500 की जगह और कम आए होते, मान लो 300 ही आए होते, तो मुझे कितनी मेजोरिटी लगती बिल पास कराने के लिए, 150 प्लस 1, तो 151 लोगों से मुझे क्या कराना पड़ता, उसको अप्रूव। अब 151 लोगों ने अप्रूव करा दिया, उस बिल को कर दिया, बोले ठीक है जाओ, वेस्ट बंगाल का नाम बंगाल में हम सहमति देते हैं। तो अब वो बिल कहां जाएगा, राज्यसभा, और अगेन राज्यसभा से भी उसको कैसे पास कराना पड़ेगा, सिंपल मेजोरिटी। तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब समझ में आया, 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि जितने लोग प्रेजेंट है प्लस वो वोट कर दें, समझ में आया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर मैं बोलूं कि लोकसभा में केवल 40 ही मेंबर प्रेजेंट हैं, तो अब क्या 21 लोगों की मेजोरिटी लगेगी? सो आंसर इज नो। लोकसभा या राज्यसभा कोई भी हाउस को चलने के लिए कुछ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का होना जरूरी है, तभी वो हाउस फंक्शन करता है। और वो मिनिमम नंबर कितना रहता है, 10%। सो इसको हम बोलते हैं क्योरम। क्या बोलते हैं, QUORUM, क्योरम। सो मिनिमम क्योरम कितना है, 10%। सो मतलब 545 में से कितने कम से कम होना चाहिए, 54। ध्यान रहेगा, मतलब कम से कम 55 से 60 लोग होना चाहिए, तभी लोकसभा फंक्शन कर पाएगा। इजी है। सो सिंपल मेजोरिटी का मतलब समझ में आया, सिंपल मेजोरिटी मींस 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना, यही होता है। इसको मिटा दूं। सो अब अगर मुझे बिल लाना है, तो मैंने बताया कि बिल लाना है, तो बिल को मैं कहां इंट्रोड्यूस कर सकता हूं, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी जहां मेरा मन है ना। सो सच अ बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। एनी हाउस मतलब आइदर इट कैन बी लोकसभा और इट कैन बी राज्यसभा। सच अ बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस। अब देखना, अब जब मैं वो बिल को लेके आ रहा हूं, सिंपल मेजोरिटी तो बता दिया मैंने, अब उस बिल को इंट्रोड्यूस करने के पहले मुझे किसकी परमिशन लेना पड़ेगी, प्रेसिडेंट की। तो सच अ बिल, अगर मैं इसको ऐसा बिल लाना है, तो मैं ऐसा नहीं कि मूठे सूठे लेके आ गया बिल कि भैया ये लो, पहले मुझे किससे पास करा के लाना पड़ेगा, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट, अगर मैं फालतू का मेंबर हूं, बीजेपी का नहीं हूं, तो क्या मुझे परमिशन देगा, प्रेसिडेंट परमिशन नहीं देगा, तो मैं बिल ला पाऊंगा नहीं। तो पर ऐसे बिल को, ये इसको सिर्फ तब ला सकते हो आप जब उसको किसने अप्रूव कर दिया, प्रेसिडेंट। सो पहले उसके प्रेसिडेंट का अप्रूवल लगेगा कि ठीक है आप ये बिल इंट्रोड्यूस करो, तभी उस बिल को मैं ला सकता हूं। लेकिन अगर मान लो मैं प्रेसिडेंट के पास गया, मैंने बोला भैया मुझे वेस्ट बंगाल का नाम बंगाल करना है, सो प्रेसिडेंट अप्रूवल देने के पहले अब वो भी प्रेसिडेंट भी कुछ काम करेगा, वो उस बिल को उठा के कहां भेज देगा, वेस्ट बंगाल की स्टेट लेजिस्लेचर में। किस कहां भेज देगा, वेस्ट बंगाल की स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि ये बिल किससे कंसर्न्ड है, दिस बिल इज कंसर्न्ड विद द वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल वालों को भी भेजेंगे और बोलेंगे कि आप अपनी ओपिनियन या आप अपने व्यूज इस पे बताओ कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब हो सकता है वेस्ट बंगाल वाले बोले कि अच्छा है, बीजेपी के एमपी ने बोला है बंगाल नाम, बोले बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो प्रेसिडेंट पे वो अपनी जो ओपिनियन भेजेंगे स्टेट वाले, क्या वो बाइंडिंग है, आंसर इज नो। मान लो वेस्ट बंगाल सरकार को भेजा प्रेसिडेंट ने कि भाई आपका नाम हम बंगाल नहीं कर रहे हैं, आपका नाम हम क्या कर रहे हैं, उड़ीसा ही कर देने वाले हैं। वेस्ट बंगाल का नाम क्या कर रहे हैं, उड़ीसा करने वाले हैं। और प्रेसिडेंट ने वो बिल भेज दिया क्योंकि बोले मेंबर का आया था और अब मैंने आपके पास भेजा, आपके व्यूज बताओ। तो वेस्ट बंगाल वाली क्या बोलेगी, वो तो पागल हो जाएगी, पागल हो गया तू, तो वो बोलेगी नहीं करना। तो क्या ये प्रेसिडेंट पे उसकी बात बाइंडिंग है, आंसर इज नो। प्रेसिडेंट चाहे तो उसकी बात माने, चाहे तो उसकी बात ना भी माने। अगर उसने मना करा मत करना, तो भी बोलेगा ठीक है हो गया, कर दे रहा हूं मैं, समझ गया मैं। और अगर मान लो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर को बिल भेजा और अगर मान लो कुछ बता ही नहीं रही, हाँ भी नहीं बोल रही ना भी नहीं बोल रही, तब क्या माना जाएगा, तब ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने अपने व्यूज दे दिए।
और फिर जो प्रेसिडेंट को सही लगेगा वो कर देगा। सर तो प्रेसिडेंट ने पूछा ही क्यों? बस यही तो बात है भाई, कोई भी चीज आती है तो लोग अपने ओपिनियन दे पाए, व्यूज दे पाए, क्योंकि भाई स्टेट लेजिस्लेचर में एमएलए बैठते हैं, एमएलए को अगेन किसने चुना है? वी द पीपल आर सुप्रीम, सो पीपल आर सुप्रीम। तो पीपल की हर जगह क्या ली जाती है? ओपिनियन। ध्यान रहेगा, पार्लियामेंट में भी वी द पीपल ही वर्क करते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किसने चुना है? हमने ही तो चुना है ना। सो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे एमएलए को क्या भेजते हैं? बिल की भैया आप अपनी ओपिनियन दे दो। अब स्टेट के पास क्या चॉइस थी? या तो वो बोल दे हाँ ठीक है ओके उड़ीसा कर दो नाम, या तो वो मना कर दे, या तो वो कोई डिसीजन ले ही ना। तो इन तीनों केस में कुछ भी करे तो ये इनकी क्या ओपिनियन या व्यूज प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग है? आंसर इज नो। सो द व्यूज आर नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। सो बिल इज सेंट टू कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर टू एक्सप्रेस इट्स व्यूज विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। ऐसा नहीं कि बोले अनलिमिटेड टाइम, प्रेसिडेंट लिख के देगा कि भैया 14 दिन, 21 दिन, 25 दिन, इतने दिन में व्यूज दे ही देना, और अगर नहीं दिए तो इट इज डीम्ड टू बी पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। मान लिया जाता है कि उसने अपने व्यूज दे दिए, हो गया बस, बोले समझ गए। ओपिनियन ऑफ स्टेट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट मे और मे नॉट एक्सेप्ट द ओपिनियन। उसने बोला भैया मत करो, तो प्रेसिडेंट चाहे तो मान ले और चाहे तो मना कर दे। अब यहां प्रेसिडेंट क्या खुद से कोई भी डिसीजन ले रहा है? प्रेसिडेंट इज मेयर अ रबर स्टैंप। सारे डिसीजन कौन ले रहा है इसके बैकएंड में? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो असली डिसीजन कौन लेता है हमारे यहाँ पे? प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ गवर्नमेंट, डी फैक्टो रूलर। ओरिजिनल रूलर कौन है? प्राइम मिनिस्टर। नाम किसका आता है? प्रेसिडेंट। ध्यान रहेगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं? जब सब हो गया, प्रेसिडेंट को बिल आ गया वापस, स्टेट ने अपने व्यूज वगैरह दे दिए, प्रेसिडेंट बोलेगा ठीक है अब आप इसको लोकसभा में रख दो। फिर उसको हम कहां रखेंगे? पुट फॉर वोटिंग। अगर उसको पास कर दिया किससे? सिंपल मेजोरिटी से, तो बिल क्या हो जाएगा? डीम टू बी पास्ड बाय पार्लियामेंट। मतलब पहले लोकसभा से पास कराओ, फिर किससे पास कराओ? राज्यसभा से। दोनों ने पास कर दिया, तो मान लिया जाएगा दैट बिल इज पास्ड बाय पार्लियामेंट। और फिर उसके बाद उसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिलेगी, मतलब उसको सील थप्पा लग जाएगा, और बिल बिकम्स क्या बन जाएगा? एक्ट। मतलब फिर वेस्ट बंगाल का नाम क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ध्यान रखोगे? पूरी प्रोसीजर समझ में आई? कैसे कर सकते हो चेंज? बड़ी इजी प्रोसीजर थी, फिर से देख लेना एक बार। अगर मुझे ये काम करना है, कौन सा? ये वाला काम है ना, डील्स विद फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्टरिंग द बाउंड्रीज, एरियाज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। एग्जिस्टिंग स्टेट में चेंज करना। अच्छा, अगर गोवा को अंदर मिलाना है तो मैं बिल किसको भेजूंगा? प्रेसिडेंट बिल किसको भेजेगा? किसी को भी नहीं, क्योंकि गोवा क्या पहले से हमारा पार्ट है, तो फिर किसी स्टेट को बिल भेजेंगे ही क्यों। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग स्टेट में चेंज करना है तो ये प्रोसीजर है, ध्यान रहेगा, है ना। तो क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले आप बिल लाओगे, है ना। सबसे पहले आप क्या लेकर आओगे? बिल। फिर सच अ बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस, लोकसभा में लाओ चाहे राज्यसभा में लाओ। पास किससे कराना? बोले सिंपल मेजोरिटी। कैसे आएगा वो बिल? कब आएगा? ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रहेगा। बिल इज सेंट टू कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर टू एक्सप्रेस इट्स व्यूज। उसके व्यूज आर नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट मे और मे नॉट एक्सेप्ट द ओपिनियन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। और फिर बिल को कहां रखा जाएगा? वोटिंग के लिए। आफ्टर वोटिंग अगर लोकसभा में पास हो गया तो वही की वही प्रोसीजर कहां दोहराएंगे? राज्यसभा में। और अगर वहां से भी पास हो गया तो बिल बिकम्स एन एक्ट। ध्यान रहेगा। पहले इंट्रोड्यूस करवाएंगे फिर वो वोटिंग भी कराएंगे। अगर इंट्रोड्यूस ही करा, मान लो मैंने बिल रखा, प्रेसिडेंट ने तो इजाजत दे दी, लेकिन बाकी मेंबर एग्री नहीं कर रहे, तो क्या मेरे अकेले के बोलने से हो जाएगा? 50% प्लस 1 मेंबर जब तक प्रेजेंट एंड वोटिंग, ध्यान रखना, प्रेजेंट मतलब जितने उपस्थित हैं उनमें लोगों को वोट करना, जब तक वो इजाजत नहीं देंगे जब तक काम होगा क्या? नहीं। मान लो कांग्रेस का कोई आदमी ले आया, कांग्रेस के पास कितने एमएलए हैं, कितने एमपीज है, सॉरी 50 प्लस एमपीज है, बोल सकता हूँ 50 प्लस एमपीज है, वो ऐसा कोई बिल लेके आए, प्रेसिडेंट के पास गए, प्रेसिडेंट ने बोला ओके वोटिंग के लिए रख लो, तो क्या वो इसको पास करा पाएंगे? अगले दिन बीजेपी अपनी गैंग लेके घुस जाएगी, बोलेगा रखो बिल को वोटिंग के लिए, दनादन क्या करेंगे? अगेंस्ट में वोट कर देंगे, तो फिर बिल पास हो पाएगा? नहीं। बोले वेस्ट बंगाल का नाम उड़ीसा कैसे रख रहे हो तुम, उसका नाम मध्य प्रदेश रखो, बीजेपी वाले तो यही बोलेंगे, समझ गए। ममता बनर्जी इससे बहुत शायद जेलस महसूस करेंगी कि क्या तमाशे चल रहे, कोई बोल रहा उड़ीसा, कोई बोल रहा मध्य प्रदेश, लेकिन उनके व्यूज आर नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती इस मामले में, ध्यान रहेगा। जैसे मायावती की जब सरकार थी तो उत्तर प्रदेश को उन्होंने बोला कि अब हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, है ना, समझ में आया। तो क्या उनके बोलने से कुछ होता है? नहीं। या वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने एक रिजोल्यूशन पास कर दिया कि वेस्ट बंगाल का नाम क्या हो गया है? बंगाल। तो उनके रिजोल्यूशन पास करने से कुछ होगा? उन्होंने तो संकल्प ले लिया कि इसका नाम बंगाल हो गया। तुम्हारे संकल्प लेने से क्या? तुम्हारा संकल्प अपने पास रखो, जब तक पार्लियामेंट संकल्प नहीं लेगा जब तक कोई भी काम हो पाएगा
नहीं हो पाएगा। ध्यान रखा, जब तक पार्लियामेंट बिल पास नहीं करेगा जब तक कोई काम नहीं होगा, बिकॉज द पावर लाइज विद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब ध्यान रखना, आर्टिकल 3 जो इंटरनल रीएडजस्टमेंट की बात कर रहा है, मतलब एग्जिस्टिंग स्टेट के नाम को, एरिया को, बाउंड्री को चेंज करने की बात कर रहा है। सो उसके लिए कुछ ये चीजें ध्यान रखोगे। तो प्रेसिडेंट के ऊपर वो एडवाइस बाइंडिंग रहती है क्या? सो एडवाइस टेंडर्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ध्यान रहेगा। अगर मान लो यूटी को कुछ बदलाव करना है, जैसे हिमाचल प्रदेश पहले यूनियन टेरिटरी थी, उसको बाद में स्टेट बनाया, तो वहां पर किसी के व्यूज मांगेंगे क्या? भाई वो तो स्टेट है ही नहीं, उसके लिए तो ऑलरेडी लॉ, यूटी के लिए तो पार्लियामेंट ही बनाती है। सो पार्लियामेंट अपने आप से थोड़ी व्यू मांगेगी जब डिसीजन ही पार्लियामेंट ले रही। सो इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी नो रेफरेंस नीड टू बी मेड टू कंसर्न लेजिस्लेचर। फिर वहां पर किसी को भी बिल भेजेंगे क्या? नहीं। मींस पार्लियामेंट कैन इटसेल्फ टेक एनी स्टेप। इसमें तो प्रेसिडेंट बस लेंगे। इसमें तो देखो यूटी है, यूटी में आप यूटी के लिए लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। तो आप व्यूज के लिए कहां भेजोगे? पार्लियामेंट भेजोगे क्या? अरे पार्लियामेंट ही तो सारे काम करने वाली है, तो फिर पार्लियामेंट अपने व्यूज क्यों देगी? वो तो बिल के माध्यम से ही अपने व्यूज देगी ना। सो अगर यूटी है तो किसी स्टेट को बिल भेजने की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी बस। लेकिन हाँ, प्रेसिडेंट की परमिशन लेना पड़ेगी, क्योंकि क्या लिखा है? बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली विद द रिकमेंडेशन ऑफ, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। और बिफोर रिकमेंडिंग द बिल, प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। और अगर यूटी है तो जरूरत नहीं है। एंड इट्स व्यूज आर नॉट बाइंडिंग, और उसको अपने व्यूज कहां देना है? विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। मतलब प्रेसिडेंट लिख के भी देगा कि 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में अपने व्यूज दे ही देना, तमाशे मत करना। समझ रहे हो? सब समझा के भेजता है कि बेटा इतने इतने दिन में ये काम करना है आपको। सर, जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट अगर रिकमेंडेशन मांगेगी प्रेसिडेंट को तो वो माननी पड़ता है। प्रेसिडेंट क्या है? De facto। प्रेसिडेंट इज डी जूरी। डी जूरी मीन्स नॉमिनल हेड। वो किस पे वर्क करता है? ऑन द वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, एंड द एडवाइस टेंडर्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। मतलब ऐसा नहीं कि मोदी जी प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं कि आप ये कर दो और वो बोल रहा है मैं कर ही नहीं रहा हूं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है दैट द एडवाइस टेंडर्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को जो बोला है वो उसको करना ही पड़ेगा, ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। ध्यान रहेगा। तो प्रेसिडेंट मना कर सकता है? आंसर इज नो। कांग्रेस वालों को मना कर देगा, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, वो उसको कभी भी कांग्रेस के फेवर में कोई डिसीजन लेने देंगे? पॉसिबल ही नहीं है। सो फिर इसलिए चाहे प्रणब मुखर्जी हो, चाहे बीजेपी वाला प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट कभी देखा बाधा बनता है क्या कोई चीज में? नहीं। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट सिर्फ साइन करता है, लेकिन उसकी कोई भी जिम्मेदारी है नहीं, क्योंकि वो क्या बोलता है? डिसीजन किसने लिए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गलत डिसीजन ले लेता तो वो जिम्मेदारी लेता है? नहीं, वो बोलता साइन किसने किए? प्रेसिडेंट। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम शिफ्टिंग करते हैं। सो नोबडी इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इन इंडिया। सो इंडियन पॉलिटी में कोई भी रिस्पॉन्सिबल है क्या? एक्चुअली नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको दे दो ना, इसका मतलब नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। मैंने बोला क्लास को अच्छे से रखना तुम सबकी जिम्मेदारी है। व्हाट डज इट मीन? इट इज नोबडी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन मैंने बोला पर्टिकुलरली तुम्हारी जिम्मेदारी है। व्हाट डज इट मीन? अब मैं इसको आके देखूंगा अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो, है ना। अब आर्टिकल 4 क्या बोलता है? पार्ट 1 में कितने आर्टिकल थे टोटल? 4, 1 to 4, चारों को रिवाइज भी करेंगे। अब आर्टिकल 4 क्या बोलता है? देखो, अगर आप आर्टिकल 2 या 3 को यूज करोगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 1 चेंज कर दोगे क्या? शेड्यूल 1 में क्या लिखा हुआ है? शेड्यूल 1 मेंशन द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। तो अगर आपने कोई स्टेट में चेंज करा, मध्य प्रदेश से तोड़ के छत्तीसगढ़ बनाया, तो अब यहां पर एक नया नाम जुड़ जाएगा छत्तीसगढ़। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो चेंज हो गया ना शेड्यूल 1 में। तो आर्टिकल 4 यही बोलता है कि जो भी काम आपने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में करा है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मत मानना। क्यों? क्योंकि इससे नाम चेंज जरूर हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि मान लो यहां पर जो नेम्स थे उसमें छत्तीसगढ़ भी ऐड हो जाएगा। बोलो हाँ। तो लेकिन ये क्या बोलता है कि उनको आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मत मानना अंडर आर्टिकल 368। ध्यान रहेगा। एक और शेड्यूल में चेंज होगा, दैट इज शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 में क्या है वैसे कोई बता सकता है? हाँ बिल्कुल, सीट्स ऑफ राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा। भाई देखो, कोई भी स्टेट है, राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करती है? स्टेट्स को, है ना। जिसकी आबादी जितनी ज्यादा उसकी राज्यसभा में सीट उतनी ज्यादा। अगर छत्तीसगढ़ नया बन गया तो अब कुछ राज्यसभा की सीट छत्तीसगढ़ को भी तो देना पड़ेगी। तो ये भी चेंज हो गया फिर तो, कि मध्य प्रदेश की कुछ सीट अब कहां चली गई? छत्तीसगढ़। सो ये जो दो चेंजेस हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 4 यही बोलता है कि जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ने चेंजेस कर दिए हैं शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मत मानना। और ये सिंपल मेजोरिटी से हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए अंडर आर्टिकल कौन सा यूज करना पड़ता है?
368, लेकिन यहाँ पर 368 यूज नहीं करना है, ध्यान रहेगा। सो एक बार रीड करोगे टेक्स्ट को, इट सेज दैट द लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 ब्रिंग सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस इन फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल। It also says that such laws that is under Article 2 and 3 shall not be deemed as amendment to the Constitution. इनको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस या अमेंडमेंट मत मानना। ये कौन बोलता है? आर्टिकल 4 बोलता है। समझ में आया क्या चीज 1 और 4? शेड्यूल 1 क्या बोलता है? शेड्यूल 1 मेंशन द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। भाई हमारे यहाँ कितने स्टेट, इनका नाम भी तो लिखे होंगे ना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कहाँ लिखे हैं? शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 4 में दिया हुआ है किस स्टेट को कितनी सीट है। जैसे मध्य प्रदेश के पास कितनी सीट्स है? 29। कितनी सीट्स है? 29। तो ये कहाँ लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में लिखा है? 4। लेकिन अगर मध्य प्रदेश से मान लो मैंने एक और स्टेट बना दिया, बोले आज से निमाड़ भी एक स्टेट हो गया, दैट इंक्लूड्स खंडवा, खरगोन, बड़वानी, है ना, हरदा, तो ये बड़ा स्टेट बन सकता है। सो बोले अब अगर एक नया स्टेट बन गया निमाड़, तो कुछ राज्यसभा की 29 में से 1-2 सीट तो वो भी ले जाएगा ना। सो फिर यहां पर भी तो चेंज हो गया ना। सो यहां पर जो 2 चेंजेस आए, इनको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं मानना। ये कौन बताता है हमको? आर्टिकल 4। ध्यान रहेगा, इससे कुछ चेंजेस आते हैं, कॉन्सिक्वेंशियल, सप्लीमेंटल एंड इंसिडेंटल, किस शेड्यूल में? फर्स्ट एंड फोर्थ। ध्यान रहेगा, है ना। सो इनको अमेंडमेंट नहीं मानने का है। ईजी है, सभी को समझ में आया? एक बार जल्दी से रिवाइज करें, फिर क्वेश्चन करेंगे 2-3 जिसके आंसर सबको करना मस्ट है। हम लोगों ने क्या शुरू किया आज? पार्ट 1। पार्ट 1 क्या बताता? पार्ट 1 टॉक्स अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। आर्टिकल 1 to 4 दिया हुआ है। यूनियन बड़ा एक्सप्रेशन है या टेरिटरीज बड़ा एक्सप्रेशन है? टेरिटरीज। टेरिटरीज इंक्लूड स्टेट्स, और बोलो क्या इंक्लूड है? इट ऑल्सो इंक्लूड्स यूटीज प्लस टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय यूनियन ऑफ इंडिया, है ना। जो नई नई टेरिटरीज एक्वायर होते हैं वो भी कहां इंक्लूड है? टेरिटरीज। और यूनियन इंक्लूड्स ओनली स्टेट। ध्यान रहेगा, ये अपन ने डिफरेंस समझ लिया। आर्टिकल 1 to 4 डील्स विद पार्ट 1। पार्ट 1 में आर्टिकल 1 क्या बोलता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हमने बहुत बढ़िया तरीके से यूनियन और फेडरेशन में डिफरेंस समझा। इंडिया की पॉलिटी कैसी है, हम लोग उसको क्या लिखते हैं? यूनियन। जबकि हमारे यहाँ पर फेडरेशन की भी बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए हम इंडियन की पॉलिटी को क्या बोलते हैं? इट इज क्वासी फेडरेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? क्वासी फेडरेशन। बट ध्यान रखना है, द वर्ड फेडरेशन हैज नोवेयर बीन यूज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या फेडरेशन वर्ड को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज किया है? आंसर इज नो। ध्यान रहेगा। और बाकी मैंने बता दिया यूनियन और टेरिटरीज में डिफरेंस क्या है ना। टेरिटरीज में 3 आते हैं, स्टेट्स, यूटी और टेरिटरी एक्वायर्ड बाय यूनियन ऑफ इंडिया। इनके नाम कहाँ दिए हुए हैं? शेड्यूल 1 में। इजी है। हमारे पास स्टेट्स के पास कोई राइट है सिसीड का? नहीं, बिकॉज वी आर यूनियन। यूनियन में राइट नहीं होता है, इसलिए ऑल द सेसेशनिस्ट मूवमेंट, जो अलगाववादी लोग हैं, दे आर इलेजिटिमेट एंड इलीगल। इजी है। आर्टिकल 2 क्या बोलता है? पार्लियामेंट कैन एडमिट और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स दैट वर अर्लियर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। जो हमारा पार्ट नहीं था उसको भी हम क्या कर सकते हैं? एडमिट कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और ये पावर किसको दी है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। दिस पावर एक्सक्लूसिवली लाइज विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, है ना। सो कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द पावर विद पार्लियामेंट फॉर एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, है ना। इससे हमने पौंडीचेरी, गोवा, दमन एंड दीव और सिक्किम को एडमिट किया है। आर्टिकल 3 किसकी बात करता है? इंटरनल रीएडजस्टमेंट, कि अब जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उससे भी आप क्या कर सकते हो? चेंजेस कर सकते हो। या तो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट को मिला के कोई नया स्टेट बना दो, या किसी स्टेट से टेरिटरी लेके नया स्टेट बना दो, किसी स्टेट का नाम चेंज कर दो, है ना, या किसी 2 स्टेट से थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके एक नया स्टेट बना दो। तो ये सारी चीजें कौन कर सकता है? अगेन पार्लियामेंट। लेकिन ये सारी चीजें करने के लिए पार्लियामेंट को क्या बनाना पड़ेगा? लॉ बनाना पड़ेगा। लॉ बनाने की प्रोसीजर हमने देख ली कि प्रोसीजर बिल की कैसे, पहले बिल लाएंगे। बिल कब आएगा? विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट बिल को हाउस में भेजने के पहले स्टेट में भेजेगा फॉर इट्स ओपिनियन और व्यूज, और उसके व्यूज बाइंडिंग नहीं रहेंगे। द व्यूज आर नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। उसके बाद वो हाउस जो बिल है उसको कहाँ? हाउस में टेबल करेंगे। और किससे पास कराना पड़ेगा? सिंपल मेजोरिटी, मतलब 50% + 1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ध्यान रहेगा। और फिर वही प्रोसीजर या तो किसी भी हाउस में ले आओ, लोकसभा में ले आओ या राज्यसभा में ले आओ, दोनों हाउस से पास कराओ तो बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। और आपका नए स्टेट में जो भी चेंजेस करना है वो हो जाएंगे। इजी है। और ये चीजें याद रखोगे, प्रेसिडेंट पे एडवाइस बाइंडिंग नहीं है। यूनियन टेरिटरी के लिए किसी को बिल भेजने की जरूरत नहीं है व्यूज के लिए। प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नेसेसरी फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। ध्यान रहेगा। और बिल को पहले कहां भेजेगा प्रेसिडेंट? स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स व्यूज, है ना। फिर अपन ने आर्टिकल 4 देखा, वो क्या बोलता है कि जो भी चेंजेस आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 कॉन्स्टिट्यूशन में लाएंगे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानेंगे अंडर आर्टिकल
368, है ना। और वो कहाँ चेंजेस लाएंगे, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में। शेड्यूल 1 टॉक्स अबाउट नेम्स ऑफ स्टेट एंड यूटीज और शेड्यूल 4 एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। ध्यान रहेगा, ये सभी को समझ में आ गया। अब जल्दी से कुछ क्या देख लेते हैं अपन क्वेश्चन, बाकी कल नया टॉपिक कौन सा स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट्स एंड इंडिया। तो पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से इसका आंसर करो। क्या आंसर आ, देखो करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना, ध्यान से देखो क्या करेक्ट है, सी। देखना स्टेटमेंट तो चारों करेक्ट दिए हुए हैं, कोई भी इनकरेक्ट है क्या, लेकिन वो क्या पूछ रहा था, फर्स्ट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या बोलता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो डिस्क्राइब इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो ये आंसर है। वैसे देखो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, लेकिन क्या वो आर्टिकल 1 बताता है हमको, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ इंडियन स्टेट, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ इंडियन स्टेट, लेकिन ये आर्टिकल 1 नहीं बोलता है। पीपल आर सोर्स ऑफ पावर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो प्रीएम्बल ने बताया था, आर्टिकल 1 ने नहीं बताया। इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये भी है, बात सही है, लेकिन आर्टिकल 1 ने नहीं बताया, तो ध्यान रहेगा। सो आर्टिकल 1 ने क्या बताया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन इज, ये अपन ने बताया था, अमेरिका में क्या है फेडरेशन, और इंडिया में फेडरेशन है क्या, क्या हमने कोई एग्रीमेंट किया है। सो इंडियन यूनियन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स, वही बात यहाँ पर लिखी है। एंड स्टेट्स हैव नो राइट टू secede फ्रॉम द यूनियन। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, टेरिटरीज ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, यूटी, एंड टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय यूनियन ऑफ इंडिया, है ना। शेड्यूल 1 में क्या दिया हुआ है, नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटी एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट, है ना। टेरिटरीज वाइडर एक्सप्रेशन है देन यूनियन, क्योंकि यूनियन में क्या आते हैं, सिर्फ स्टेट्स, और टेरिटरीज में तीनों आती हैं, ध्यान रहेगा। यहां पर मैंने दिया हुआ है आर्टिकल 1, 2, 3, 4 सारे दिए हुए हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये भी बता चुका हूं मैं ऑलरेडी, जल्दी से आंसर करो 10 सेकंड में। द लिस्ट ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटी आर स्पेसिफाइड इन, द लिस्ट ऑफ नेम्स आएगा, हाँ ऑब्वियसली शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 2 में क्या है, सैलरीज और पेंशन के बारे में बात करता है। शेड्यूल 3 में क्या है, ओथ वगैरह लेना है। और 10th शेड्यूल क्या है, डिफेमेशन, एंटी डिफेक्शन के लिए, कि अगर आप दल बदल करोगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे मेंबरशिप से, अपन पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में, अभी तो इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये वाला बताओ जल्दी से, एकदम इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल केबीसी के 1,000 वाले। क्या आ रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ो यार। क्या आ रहा है, डी, बी, और किसका क्या आ रहा है, ए, सी, बी, डी, सभी आ गए, मतलब ए, बी, सी, डी आ रहे हैं ना आंसर, हाँ इनमें से ही एक है। चलो जल्दी से देख लेते हैं। एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया कैन बी डन बाय, अगर कोई भी नया स्टेट एडमिट करना, न्यू स्टेट की बारे में बात कर रहा, मतलब कौन सा आर्टिकल बोल रहा है, आर्टिकल 2 या 3, आर्टिकल 2 दैट टॉक्स अबाउट न्यू स्टेट, एग्जिस्टिंग तो 3 था, है ना। सो न्यू स्टेट के लिए दिस पावर लाइज एक्सक्लूसिवली विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और पार्लियामेंट में बाय लॉ, सिर्फ वो लॉ बना के ऐसा कर सकता, अपन ने देखा ना, बिल रखेंगे फिर वो लॉ बनेगा, तो फिर लॉ से वो एक्ट बन जाएगा। सो कहाँ, एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या प्रेसिडेंट मन से ही बना देगा कोई भी स्टेट, या कुछ भी मन से करता रहेगा, फिर ऐसे तो धूम मचा देगा, इसको इतनी पावर थोड़ी है, तो ये रॉन्ग हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है, बाय लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, यस पार्लियामेंट में सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। थर्ड क्या बोल रहा है, सी देखो, बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड बाय पार्लियामेंट एंड एग्रीड बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी चेंजेस किए हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मत मानना, तो ये तो उसको ही वायलेट कर रहा है, तो ये भी पगला गया है। फोर्थ देखो क्या बोल रहा है, अब ये तो कितना कॉमेडी है, बाय रिजोल्यूशन पास्ड बाय लेजिस्लेचर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट एंड असेंटेड टू बाय द प्रेसिडेंट, मतलब ममता बनर्जी खुद से रिजोल्यूशन ले लेगी और प्रेसिडेंट अप्रूव कर देगा, तो ये मजाक बना के रखा है दोनों ने।
इन दोनों को इतने पावर्स नहीं है, ना ममता बनर्जी को ना प्रेसिडेंट को, ध्यान रहेगा। दिस पावर सोलेली एक्सक्लूसिवली लाइज विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सो फोर्थ वाला भी गलत है। रिजोल्यूशन तो मैंने बताया मायावती ने भी पास किए थे, ममता बनर्जी भी पास कर चुकी है। केरला गवर्नमेंट रोज कोई ना कोई रिजोल्यूशन पास करती है, ये कर देंगे वो कर देंगे, पर उनके करने से कुछ होता है क्या? नहीं, पार्लियामेंट के करने से होगा जो भी। पार्लियामेंट ग्रांट्स टू पावर, एडमिट यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स और स्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, ध्यान रहेगा, है ना। जैसे गोवा को जब हमने लिया होगा तो ये दोनों काम हुए होंगे। पहले तो हमने गोवा को कहाँ एडमिट करा? भारत के अंदर विलय किया उसको, जिसको क्या बोलते हैं, एडमिट किया। और एडमिट करने के बाद उसको स्टेट भी तो बनाया ना, बोल सकते ना भाई, वो फिर पार्लियामेंट पे था, उसको यूटी बनाना है, स्टेट बनाना है, क्या बनाना है बोले, तो उनने क्या बना दिया, उसको स्टेट बना दिया, ध्यान रहेगा। वैसे गोवा को जब इनिशियली इंक्लूड किया था तो उसको भी क्या बनाया था? यूटी। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था। कुछ समय लोगों को देखा कि हाँ लोग शांत स्वभाव के, ज्यादा भागू भागू नहीं कर रहे हैं, तो बोले अब तुम क्या बन जाओ? स्टेट। जम्मू कश्मीर को क्यों बना दिया यूटी? क्योंकि वो भागू भागू कर रहे थे ना, तो बोला अब तुम लायक नहीं हो स्टेट के, अब तुम क्या बनो? यूटी। अब उन पर डायरेक्ट रूल कहाँ से होगा? दिल्ली पे से, तो बोले तुम्हारी लोकल सरकार फरकार अब से खत्म, समझ गए। रिमेंबर आर्टिकल 2 relates to admission or establishment of new states that are not part of Union of India. But Article 3 किसके बारे में बात करती है? Changes in the existing states that are part of India. Easy है ना। अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। और भी कोई क्वेश्चन है क्या? प्रोसीजर ऑफ बिल बता दिया। और कोई क्वेश्चन है क्या? ये तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन पे, चलो ये तो अपन ने भी किया नहीं है। और कोई क्वेश्चन? ये वाला देख लो जल्दी से। शुभम और ज्योति, समझ में आ रहा है बेटा दोनों? फिर गलत आंसर क्यों किया? चलो ये जल्दी से देख लो। इंग्लिश समझ में आ रही है सबको? क्वेश्चन पढ़ने में तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। क्या आ रहा है? बी, डी। चलो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। सिंस 1950, 1950 से लेकर द बाउंड्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव बीन लेफ्ट अनअल्टर्ड बाय द पार्लियामेंट टिल डेट। बोल रहा है कि 1950 से लेकर अभी तक इनमें से कौन से स्टेट की बाउंड्री को अभी तक चेंज नहीं किया है, मतलब लेफ्ट अनअल्टर्ड, अभी तक डिस्टर्ब नहीं किया, चेंजेस उसमें नहीं किए। आसाम में किए हैं क्या? पहले जितने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, जिनको 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, टोटल 8 स्टेट्स को बोलते हैं 7 सिस्टर्स, वो सब कहाँ से निकले हैं? सब बच्चे यहीं से निकले हैं वो। तो आसाम में चेंजेस किए, आसाम में तो बहुत ज्यादा चेंजेस किए, तो आसाम तो हो ही नहीं सकता। मध्य प्रदेश से क्या बना? छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश से क्या बना? उत्तराखंड। तो इन दोनों में भी चेंजेस किए हैं। सो कौन से अनअल्टर्ड है? ऑल आर अल्टर्ड। तो आंसर इज नन ऑफ दी अबव, डी। इजी है। चलो ये अपन बाद में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन में करेंगे, है ना। और कोई क्वेश्चन भी है क्या? ये वाला देख लो, इजी है। आराधना को समझ में आ रहा है? डे 1 से ही सब आने लग गया। गजब का कैचिंग पावर है बेटा उसका। सोक्रेट्स ने क्या बताया था यश? ऑल नॉलेज इज विद इन यू। तो सब नॉलेज उसके अंदर ही है। डायलॉग से बाहर आ रहा है, क्वेश्चन आंसर भी चल रहे हैं। सो नॉलेज इज नाउ कमिंग आउट। चलो जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है। हाँ क्या आ रहा है? सी की डी? डी, सबका डी। चलो देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखना, ये पढ़ने के बाद ये पढ़ा करो। इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ दीज इज करेक्ट। वो करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट। यहां पर क्या पूछ रहा है? करेक्ट। कई बार वो 1.5 शान पट्टी करके क्या पूछ देता? करेक्ट की जगह चुपचाप इनकरेक्ट लिख देता। आप सब करेक्ट करते हो और आंसर इनकरेक्ट निकाल देते हो। तो ये चीज ध्यान रखोगे। करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट? करेक्ट। इट इज आस्किंग फॉर करेक्ट स्टेटमेंट। असर्शन रीजनिंग है। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव इंडियन स्टेट अ राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन इफ दे सो डिजायर। क्या उनके पास राइट टू सिसीड है? मध्य प्रदेश बाहर चले जाएगा, चाटा पड़ेगा एक उसको। तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो देखो जहां जहां ए गलत हो गया, तो अब जहां जहां ए है मैं उसको इनकरेक्ट करूं, तो यहां पर लिखा ए इज करेक्ट, मतलब ये नहीं हो सकता। यहां पे भी ए इज करेक्ट नहीं हो सकता। ए इज इनकरेक्ट,
बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट। अब यहां देखना पड़ेगा रीजन को। द स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन इंस्टीट्यूटेड ऑटोनोमसली फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो कहां होता है, दिस इज द फीचर ऑफ फेडरेशन। तो क्या हमारे यहाँ ऐसा हुआ है कि उनको अलग से बनाया गया है? नहीं। तो ये वाला भी मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट। इजी था ये वाला भी। स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन इंस्टीट्यूटेड ऑटोनोमसली, क्या उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग बनाया है? हमारे यहाँ पे हायरार्की है, सबसे ऊपर क्या है बोले यूनियन, उसके नीचे क्या है स्टेट, उनके नीचे क्या है बोले लोकल गवर्नमेंट्स, यही बोल सकते हैं हम, है ना। तो उनके नीचे क्या है लोकल गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ पे हायरार्की है। इवन हमारे यहाँ पे कोर्ट्स भी इंटीग्रेटेड कोर्ट्स हैं। देखो फेडरेशन में एक चीज और इसने अच्छी पूछी, हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। हाई कोर्ट कहाँ वर्क करती है, स्टेट्स में, है ना। सुप्रीम कोर्ट कहाँ वर्क करती है, हाँ यूनियन में, दिल्ली में बैठती है। तो इंडिया में अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है तो उसको कौन ओवरटर्न कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। हायर पे सुप्रीम कोर्ट, नीचे हायर कोर्ट, सॉरी सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको सेशन कोर्ट्स बोलते हैं ना, जिसको सबऑर्डिनेट्स, और उसके नीचे क्या आती है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के डिसीजन को सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बदल सकती है, उसके डिसीजन को हाई कोर्ट बदल सकती है, और उसके डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट। ये कहां होता है, यूनियन में। लेकिन अगर अमेरिका होता तो अमेरिका में स्टेट्स के पास अपनी खुद की कोर्ट होगी, तो स्टेट्स की कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट नहीं बदल सकती, क्योंकि वहां पर तो क्या स्टेट्स ऑटोनोमस रहते हैं, किससे, यूनियन से। वो स्टेट्स आर मोर पावरफुल। पर हमारे यहाँ पे ऐसा है क्या, नहीं, ध्यान रहेगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का मेन वर्क क्या है? सुप्रीम कोर्ट का मेन वर्क होता है, वैसे हमारे यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट के पहले क्या हुआ करती थी, वी कॉल इट प्राइवी काउंसिल, है ना। उसका मेन वर्क होता है टू सॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। कि मध्य प्रदेश अगर उत्तर प्रदेश से लड़ाई कर रहा है तो सेंटर थोड़ी डिसाइड करेगा, वरना सेंटर क्या देखेगा कि बोले अच्छा मध्य प्रदेश और राजस्थान लड़ रहे हैं, तो सेंटर में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी, तो वो तो राजस्थान को लतिया देंगे, बोल सकते हैं। तो फिर ये चीजें सेंटर डिसाइड करेगा, वो तो पॉलिटिकल पार्टीज चलाती हैं, तो वो डिसाइड कौन करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द कोर्ट टू डिसाइड वेदर हु इज करेक्ट, मध्य प्रदेश और राजस्थान। सो टू सॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, तो वो उनका काम क्या होता है, कोर्ट का ये काम भी होता है। सुप्रीम कोर्ट जरूरी थोड़ी कि चोरी करने पे बिल जेल ही भेज रहे हैं, उनके और भी बहुत सारे काम है, ध्यान रहेगा। और कोई क्वेश्चन बचा है, ये देख लो, ये भी बड़ा आसान है। उस दिन क्लास नहीं हुई थी ना, उसका बदला है। जल्दी से इसको देख लो। बिल्कुल, हमारे यहाँ पे जुडिशरी भी इंपॉर्टेंट है। 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, क्या, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। सिंपल क्वेश्चन समझ में आया, क्या पूछ रहा, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो स्टेट हैं ये रीनेम्ड वर्जन है क्या, इनका पहले नाम कुछ और हुआ करता था क्या, बस इतनी से बात पूछ रहा है। इनका आंसर क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। विच ऑफ द स्टेट्स आर रीनेम्ड वर्जन ऑफ देयर प्रीडिसेसर। कर्नाटक का पहले नाम क्या हुआ करता था, मैसूर। क्या नाम हुआ करता था इसका, मैसूर। तमिलनाडु का क्या नाम हुआ करता था, मद्रास, है ना, क्योंकि पहले तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश एक ही हुआ करते थे, और उस समय तेलंगाना तो आंध्र प्रदेश में ही था। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु पहले क्या नाम से जाने जाते थे, मद्रास। मध्य प्रदेश का क्या नाम था, मध्य प्रदेश ही नाम था इसका, क्योंकि 1956 में, कब बने थे, 1956 में मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश ही था। उड़ीसा का नाम क्या है, उड़ीसा, इसका भी चेंज हो गया, डी कर दिया री की जगह, तो इसका नाम बदला, इसका नाम बदला, इसका नाम बदला। सो 1, 2 एंड 4 शुड बी देयर, सो आंसर इज ए। मध्य प्रदेश तो शुरू से मध्य प्रदेश ही है अपना, है ना। छत्तीसगढ़ का नाम बदला क्या, छत्तीसगढ़ का नाम बदला क्या, नाम नहीं बदला, वो तो बना है, और जब से बना है जब से वो छत्तीसगढ़ी है, जब तक उसको 54गढ़ या 56गढ़ नहीं बनाते जब तक वो छत्तीसगढ़ी रहेगा। अब वो मुझे नहीं पता छत्तीसगढ़ी क्यों रखा, देख लेना क्यों रखा, है ना। चलो अब ये बाद में देखेंगे। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल भी वैसे कहाँ लाएंगे, पार्लियामेंट में। चलो कल देखते हैं इन क्वेश्चंस। तो PDF तो ऑलरेडी भेज दिया मैंने शायद ग्रुप में, नहीं भेजा, चलो अभी भेज देता हूँ। इसमें किसी को कोई डाउट है, पक्का, ठीक है, बंद करूं।